जय हिंद दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रोबेबिलिटी की ये क्लास नंबर 13 है। अब तक आप लोगों ने बेस थ्योरम तक पढ़ लिया है। सबसे पहले मैं बेस थ्योरम के पिछले पढ़ाए हुए लेक्चर में एक मिस्टेक हुई है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन बेस थ्योरम का मैंने करवाया था जिसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग मैनेजर ऑफ XYZ दिया हुआ था 4:3:2। तो उसका सम मैंने डिवाइड में 11 लिख दिया है। आप लोग उसको सही कर लेना, वो एक रैंडम एरर है जो हुई है। तो उसका सम 9 होगा, उसको सही कर लेना। ठीक है, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस केस में। तो प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन में हमको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो एक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इवेंट्स लिखी हैं, हम इनका मतलब जानेंगे और देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के केस में हम इनको कैसे इनकी मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ 2 इवेंट के लिए लिखी गई हैं। इसी तरीके से 3 इवेंट के लिए भी सेट थ्योरी के फॉर्म में यूनियन इंटरसेक्शन का यूज़ करते हुए हम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी कभी आपको लैंग्वेज दी जाती है और आपको उस लैंग्वेज को पढ़कर पहचानना होता है कि एक्चुअल में वो सेट थ्योरी के फॉर्म में क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि 2 इवेंट के केस में हम देखते हैं, मान लो हमारे पास 2 इवेंट ए और बी हैं और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर्स। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम ए या बी में से कोई एक अगर करे, कम से कम, और दोनों कर रही तो अच्छी बात है। इसका एटलीस्ट का मतलब ये भी होता है, जैसे मैं कहूँ कि थ्रो अ डाइस, एक पासे को फेंको ताकि हमारे पास कम से कम नंबर 3 आए। यानी इसका मतलब हो रहा है कि पासे पर आई हुई इवेंट को अगर ए माने तो इस ए का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, एटलीस्ट गेटिंग द नंबर 3, यानी कम से कम 3 नंबर आए। इसका मतलब 3 आए या फिर उससे ज़्यादा आए। तो यहाँ पर है एटलीस्ट ए और बी अकर्स। जब भी सेट थ्योरी के केस में आर आता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन से। इसका मतलब होता है ए या फिर बी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज दैट 2 प्लेयर हैं एक्स एंड वाई, वो एक गेम खेल रहे हैं। तो एक्स कह रहा है कि पासे पर अगर इवन नंबर आता है तो मैं जीतूंगा और अगर ऑड नंबर आता है तो आप जीतेंगे। तो एक्स के जीतने में हम ये कह सकते हैं कि एक्स कब जीतेगा, जब 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए। और इस बात को हम यूनियन से लिख सकते हैं 2 और 4 और 6, 2 और 4 और 6। तो आपको यूनियन का मतलब पता चल गया। और एटलीस्ट अकर करने का मतलब होता है या तो ए करे या तो बी करे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक जरूर करे या फिर दोनों ही करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेकेंड है बोथ द इवेंट्स ए एंड बी अकर। दोनों की दोनों इवेंट अकर होनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर वाली कंडीशन से थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर कह रहा था कम से कम एक करे, और कम से कम का मतलब एक होने के बाद ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जरूर अकर हो। यहाँ पर कहा जा रहा है बोथ द इवेंट्स ए एंड बी अकर, दोनों की दोनों अकर हों। अब दोनों की दोनों को हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज दैट हमने एक क्वाइन और एक डाइस साथ में थ्रो किया और अब हम क्वाइन पे कह रहे हैं हेड आ जाए और डाइस पे कह रहे हैं 6 आ जाए, और हम कह रहे हैं दोनों की दोनों ही अकर होनी चाहिए। तो इस बात को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन के साथ। एच यानी हेड इंटरसेक्शन 6। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हेड का आना प्रोबेबिलिटी इवेंट ए है और 6 का आना इवेंट बी है तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, वेयर द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन इज बोथ। इस इंटरसेक्शन को लैंग्वेज के फॉर्म में हम एंड से लिखते हैं, जैसे कि अभी यूनियन को हम लोगों ने और से लिखा था, इसी तरीके से इंटरसेक्शन को एंड से लिखते हैं। यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, ए एंड बी। यहाँ पर क्या था, ए और बी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हमको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमको लैंग्वेज को समझकर ये देखना होगा कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। नेक्स्ट वाले में है
नाइदर ए नॉर बी अकर, ना तो इवेंट ए हो ना ही बी हो। तो ए भी ना हो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं हो रही, ए कॉम्प्लीमेंट हो रही है। बी ना हो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और ये कह रहा है नाइदर ए नॉर बी, ए भी ना हो और बी भी ना हो, इसका मतलब दोनों ना हो। तो दोनों ना होने के केस में हम लिख लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब नाइदर ए अकर नॉर ए, नाइदर ए अकर नॉर ए। ओके, आगे बढ़ेंगे। इवेंट ए अकर्स एंड बी डस नॉट अकर, इस इवेंट में कहा जा रहा है कि ए हो लेकिन बी ना हो, और इन दोनों को एक साथ रखना है। आपको यहाँ एंड वर्ड दिख रहा होगा, एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए अकर मतलब ए हो रही है और बी नॉट अकर मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अगर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है इसको एक नाम देते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग देखते हैं। लिखा एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर, एग्जैक्टली का मतलब होता है केवल एक अकर करे, या तो फिर ए या फिर बी। तो हम एक इवेंट बनाते हैं जिसमें केवल ए अकर हो, तो इसमें बी अकर नहीं हो रही, ए अकर हो रही है। और एक हम बना लेते हैं जिसमें केवल बी अकर हो, तो ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो यहाँ बी अकर होगी। अब ये कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और, यहाँ पर और लगा हुआ है, तो इसमें ए हो रही है, इसमें बी हो रही है, और लगा है तो बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन। तो दिस इवेंट रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर्स। इसी को लिखने के लिए हम लोग इसका भी यूज करते हैं, और इस सिंबल को सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर। लैंग्वेज सुनिएगा ध्यान से, नॉट मोर देन यानी इससे ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा नहीं, ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर यानी एक से ज़्यादा अकर नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे केवल ए अकर कर रही है, बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। फिर हम लिखेंगे केवल बी अकर कर रही है, ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। और फिर हम लिखेंगे एक भी इवेंट नहीं हो रही है। तो इस बात की जांच करते हैं, नॉट मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक से कम हो सकती है। तो इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें जीरो, एक भी इवेंट अकर नहीं हो रही है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, नॉट मोर देन वन, और चूंकि इनमें से कोई भी एक होगी तो नॉट मोर देन वन की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, इसलिए हम इनमें यूनियन लगा देंगे, या तो ये हो जाए या फिर ये या फिर ये। और नेक्स्ट, इफ इवेंट ए अकर्स सो डस बी, अगर इवेंट ए अकर कर रही है तो बी करेगी। इफ इवेंट ए अकर्स सो डस बी यानी अगर इवेंट ए हो रही है तो बी भी होगी, इसका मतलब होता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट, इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 5 होती है। इसका मतलब होता है द अकरेंस ऑफ वन प्रीक्लूड द अकरेंस ऑफ द अदर, किसी एक का होना दूसरे को ना होने दें। और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों हो, तो जब एक हो रही है दूसरी नहीं हो रही है और इंटरसेक्शन में दोनों का होना कह रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन साथ में कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, पासे पर हेड का आना और टेल का आना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, मतलब दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। और इंटरसेक्शन कहता है ये भी हो और ये भी हो, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 5। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ए का अपोजिट, जैसे कि डाइस पर हमने इवन नंबर को कहा ए, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑड नंबर, तो ऑड हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब जो कुछ भी है सब हो जाए, जैसे आपसे कहा जाए एक कॉइन को टॉस करिए और हेड आए या फिर टेल आ जाए, तो हेड आए या फिर टेल आ जाए ऐसा तभी हो सकता है जब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस अकर करे। तो जब पूरा यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो हम लेते हैं पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस केस में प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो डिस्क्रीट केस में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का।
कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको बनाना सिखा चुके हैं, तो हम इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना लेते हैं। दिस इज एक्स, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ हेड, यानी हम हेड को काउंट करते हैं। तो हेड 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्लासिकल डेफिनेशन से हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 1/4, 1/2 एंड 1/4। दिस इज आल्सो इक्वल टू 2/4। ओके, नाउ हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन डिस्क्रीट केस में कैसे करते हैं। सपोज दैट अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, तो आपको इस टेबल से डायरेक्टली बता देना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 इक्वल टू 1/4। तो ये तो हुआ तब जब हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो हम डायरेक्ट टेबल से देखकर बता देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू 1, इसका मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 और उससे छोटी जो भी हो उनको कैलकुलेट करना है, यानी कि हमको 1 भी लेना है और 0 भी लेना है। अब इस लेस आर इक्वल टू 1 की होल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। इसको प्लस करना एक्चुअल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से आ रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेस देन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, एंड को इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेस आर इक्वल टू 1 यानी 0 भी है, सॉरी समथिंग हैपेंड रॉन्ग, इंटरसेक्शन है, यूनियन होगा। लेस आर इक्वल टू 1 की इवेंट का मतलब है या तो 1 आ जाए या फिर 0 आ जाए, और 0 और 1 का आना आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 0 और 1 का आने का मतलब 0 हेड आए या फिर 1 हेड आए, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो 0 हेड वाली कंडीशन आएगी एक बार में, या तो 1 हेड वाली। एक्सक्लूसिव के केस में हम यूनियन को ब्रेक कर सकते हैं प्लस में, और इस तरह से हम लेस आर इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को लिखने के लिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेस आर इक्वल टू 1 मीन्स समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 to 1 px, यानी प्रोबेबिलिटी को 0 से लेकर 1 तक सम कर लो। अगर यहाँ पर लिखा होता प्रोबेबिलिटी फाइंड लेस आर इक्वल टू 2, तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि x की मिनिमम रेंज है 0 और 2 से नीचे की सभी प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ना है, तो समेशन px मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अगर हम 0 पुट करेंगे तो p0, 1 पुट करेंगे तो p1 और 2 पुट करेंगे तो p2। तो डिस्क्रीट के केस में जब कभी लेस और ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती है, तो हम यूज़ मेनली समेशन का करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बात कंटिन्यूस के केस में इंटीग्रेशन के थ्रू की जाएगी। अब कंटिन्यूस के केस में हम आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है fx, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू x/8 है और हमको x की रेंज दी गई है 0 से 4, 0 से 4। तो 0 से 4 पे हमको इस फंक्शन को डिफाइन करके दिया गया है। तो सबसे पहला काम तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ फंक्शन एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो कंटिन्यूस केस में प्रोबेबिलिटी फंक्शन होने की 2 कंडीशन होती हैं। पहली कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी कि अगर हम उसको होल रेंज पे इंटीग्रेट करें तो वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं इसको ज़रा इंटीग्रेट करके। x/8 को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x²/16, और अगर लिमिट ऑपरेट करते हैं तो 0 to 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पे वैल्यू 0 आएगी और 4 पे 1 आ जाएगी, यानी कि 1 आ रहा है। इसका मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, पीडीएफ है। अगर ये 1 ना आता तो हम इसको पीडीएफ नहीं कह सकते थे। ओके, अब सपोज कर लो हमको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी x इज़ लेस और इक्वल टू 2, तो यहाँ पर समेशन नहीं यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस केस में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन लगेगा 2 से नीचे कहाँ तक, लोअर लिमिट जहाँ तक हो। तो लोअर लिमिट है 0 तक, इसलिए हम 0 तक जाएंगे। और यहाँ पर ये x लेस आर इक्वल टू 2 है, तो इसका फंक्शन पुट करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इस बात पे बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को ध्यान देना है कि जो भी रैंडम वेरिएबल होता है उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन पुट किया जाता है इंटीग्रेशन में। अब इसको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे समझा देता हूँ। सपोज आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 2, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1 से 2 तक x के फंक्शन यानी पीडीएफ फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये था कंटिन्यूस केस में।
अब यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, आपको देखना होगा। एक्चुअल में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन हमको क्या देता है? तो इंटीग्रेशन सपोज दैट हमने किया x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक, और जो fx फंक्शन था x/8 हम उसको यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। कोई फंक्शन हमारा यहाँ पर x/8 सपोज करो, ये प्लॉट हो गया। तो x/8 फंक्शन को प्लॉट करने के बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 1 से 2 तक इंटीग्रेशन में हमको एरिया मिलता है। ओके, अब मान लो हमको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो x इक्वल टू 1 की, इसको हम कंटिन्यूस केस में कहते हैं प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट 1 से 1 तक की प्रोबेबिलिटी। अगर हम इस पे इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दें सेम लिमिट पे 1 to 1 fx dx, तो fx यानी कि x/8 लिमिट 1 to 1 dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आएगा x² 16 और लिमिट 1 to 1 लगाने पर आएगा 1/16 माइनस 1/16, इट मीन्स 0। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 0 हो गई। सिमिलरली हम कोई भी पॉइंट ले लें, सेम रेंज रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। तो डिस्क्रीट केस से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो डिस्क्रीट केस में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 0 नहीं बल्कि 1/4 आया था, यानी कि डिस्क्रीट केस में प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट डिफाइन है, लेकिन कंटिन्यूअस केस में प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 0। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे हैं उनको ये बात याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इन कंटिन्यूअस केस इज ऑलवेज 0। और बेहतर होगा कि हम इसको प्रोबेबिलिटी ना बोलकर एरिया बोलें, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में हमको क्या दे रहा है? बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स दिस प्रोबेबिलिटी हम गिव्स द एरिया। तो जब हमको एरिया मिल रहा है तो एरिया एट अ पॉइंट, अगर हम किसी पॉइंट पे एरिया की बात करें तो पॉइंट पे तो एक लाइन बन सकती है, एरिया तो तब बनेगा जब 2 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट एंड अंडर द फंक्शन, तब एरिया आता है। तो अंडर द फंक्शन और एक पॉइंट पे केवल लाइन बनेगी, तो लाइन का कोई एरिया नहीं होता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी या एरिया एट अ पॉइंट इन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 0। तो प्रोबेबिलिटी को डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। डिस्क्रीट में हम समेशन का यूज करते हैं और कंटिन्यूअस में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और आपने जाना कि कंटिन्यूअस के केस में प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट हमेशा 0 होता है। तो इससे हमको कुछ और रिजल्ट मिलेंगे। सपोज कंटिन्यूअस केस में हमने लिखा लेस आर इक्वल टू 2 ग्रेटर इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 2। तो इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1 और साथ में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x इक्वल टू 2 अगर कंटिन्यूअस केस में है तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम इक्वलिटी लगाएं या फिर ना लगाएं, ये इवेंट हो या फिर ये इवेंट हो या फिर ये इवेंट हो या फिर ये इवेंट हो, ये चारों इवेंट कंटिन्यूअस के केस में एक जैसी होती हैं, क्योंकि पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। अब कंटिन्यूअस के केस में कभी भी इक्वलिटी लगी हो या ना लगी हो, आपको उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट के केस में है। डिस्क्रीट के केस में अगर इक्वलिटी लगी है तो उसका मतलब है, नहीं लगी है तो उसका मतलब है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, तो इसका मतलब 2 से छोटे कौन कौन, एक तो 0 है और दूसरा 1 है। लेकिन अगर हम ये लिख दें प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 0 के साथ साथ 1 लेना है और इक्वल टू 2 पे लगा है तो हमको 2 भी कंसीडर करना पड़ेगा। यानी इस केस में इक्वलिटी का मतलब है, जबकि कंटिन्यूअस केस में कोई मीनिंग नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे जॉइंट पीडीएफ का। जॉइंट पीडीएफ होता क्या है, ये बनता कैसे है, जॉइंट पीएमएफ क्या है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, जॉइंट पीएमएफ अगर आया
तो फिर इसके साथ साथ एडिशनल हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ हमको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। और मार्जिनल कंडीशनल पढ़ने के बाद आज इसकी अगली क्लास में हम लोग मेन टॉपिक एक है हम लोग का एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस कोवेरिएंस पे चर्चा करेंगे, ये होते क्या है और हम कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।